नमस्कार साथियों। यूपीपीसीएस आरओ यारो टेस्ट सीरीज श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। यह दृष्टि आईएएस, ध्येय आईएएस, क्रीडोज आईएएस, जीएस वर्ड आईएएस एवं डिकोड एग्जाम के जीएस और सामान्य हिंदी की महत्वपूर्ण श्रृंखला है। आइए हम ध्येय आईएएस के सामान्य अध्ययन टेस्ट 6 के 140 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मापुतो की खाड़ी स्थित है ए प्रशांत महासागर में, बी अटलांटिक महासागर में, सी हिंद महासागर में, डी अंटार्कटिक महासागर में। आपका सही जवाब हो जाएगा सी हिंद महासागर में स्थित है। आइए व्याख्या देखते हैं। मापुतो की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। यह मोजाम्बिक के दक्षिण पूर्व में स्थित है। मोजाम्बिक अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण देश है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीका माइनर में कौन से देश शामिल हैं? आपके पास ए विकल्प है मोरक्को, सोमालिया, जिबूती, बी मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, सी सोमालिया, जिबूती, नामीबिया, डी मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया। आपका सही जवाब हो जाएगा बी अफ्रीका माइनर में मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया शामिल हैं। आइए देखते हैं, अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। आपके पास दो कथन है। ए हार्न पठार कनाडा में अवस्थित है। दूसरा कथन है, क्षेत्रफल में रूस के पश्चात कनाडा विश्व का सबसे बड़ा देश है। कोड के माध्यम से आपको सही जवाब देना है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। तो आपको सत्य कथन बताना है। आपका सही जवाब हो जाएगा सी एक और दो दोनों कथन सत्य है। आइए व्याख्या देखते हैं। हार्न पठार कनाडा में अवस्थित है। यह कनाडा के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में ग्रेट स्लेव झील के मध्य स्थित है। तो एक चीज और आपको याद रखना है, ग्रेट स्लेव झील कहाँ पे है? कनाडा में स्थित है। विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कनाडा दूसरे स्थान पे है, प्रथम स्थान पे रूस आता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मकर रेखा पर स्थित देशों का सही समूह है। विकल्प आपके पास चार हैं। ए ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, बी पराग्वे, चिली, उरुग्वे, सी ब्राजील, बोत्सवाना, पेरू, डी अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, सोमालिया। आपका सही जवाब हो जाएगा ए ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा ये मकर रेखा पर स्थित है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मकर रेखा पर निम्नलिखित मकर रेखा जो है निम्नलिखित देशों के होके उस हो से गुजरती है। आइए देखते हैं, कुल टोटल 12 ऐसे देश हैं जो मकर रेखा पर स्थित हैं, जिनमें ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, टोंगा, बोत्सवाना, नामीबिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच पॉलिनेशिया यानी फ्रांस का जो भाग है यह मकर रेखा पर स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? ए उत्तरी अमेरिका, बी यूरोप, सी एशिया, डी दक्षिणी अमेरिका। आपका सही जवाब हो जाएगा डी दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ की ग्वानो खाद यानी पक्षियों की जो बीट है विश्व के सभी प्रकार के खादों में पोषक तत्वों की दृष्टि से सर्वोत्तम होती है। यह पेरू तट के पास ग्वानो द्वीप में मिलता है। तो ग्वानो खाद जो होता है पक्षियों की एक बीट होती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आर्कटिक मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है? ए टैगा बायोम, बी विश्वती वन बायोम, सी मानसूनी वन बायोम, डी टुंड्रा बायोम। आपका सही जवाब हो जाएगा डी टुंड्रा बायोम, जिसे हम आर्कटिक मरुस्थल के रूप में भी जानते हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। टुंड्रा को अति अल्प एवं विरल जीव समुदाय एवं दुष्कर परिस्थितियों के कारण आर्कटिक मरुस्थल भी कहा जाता है। यह सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम है, इसीलिए इसे आर्कटिक मरुस्थल के रूप में भी जानते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे नजदीक है? ए पेशावर, बी लाहौर, सी क्वेटा, डी तक्षशिला। आपका सही जवाब हो जाएगा ए पेशावर खैबर दर्रे के सबसे नज़दीक स्थित है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। खैबर दर्रा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के बीच हिंद कुश की सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित है। प्रख्यात ऐतिहासिक दर्रा है। प्रश्नगत, ठीक है।
तो आपका सही जवाब इसमें पेशावर होगा। आपको याद रखना है, ये पाकिस्तान में खैबर दर्रा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पे, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिया गया है, कथन ये और कारण है, आपको सही जवाब कूट के माध्यम से देना है। आइए देखते हैं कथन क्या है। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे केवल दूरबीन से देखा जा सकता है। कारण है, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी नहीं निकलने देता। आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं कूट के माध्यम से। आपका सही जवाब क्या होगा। ये तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। ए गलत है किंतु आर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। थोड़ा मैं स्क्रीन छोटा करता हूँ, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास दो कथन है। ए, भूगोल में नियतिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन जी टेलर द्वारा किया गया है। आपको ये बताना है कि नवनियत का सिद्धांत क्या जी टेलर द्वारा किया है। दूसरा है, ली का नाम प्रवचन सिद्धांत से संबंधित है। तो इसमें देखना है आपको, कथन चूज करना है कि कौन से कथन सत्य है। एक तथा दो दोनों, केवल दो, केवल एक, न तो एक न तो दो। तो आपका सही जवाब हो जाएगा एक और दो दोनों कथन इसमें सही हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भूगोल में नवनियतवादी सिद्धांत का प्रतिपादन जी टेलर ने किया था और ली का जो नाम है वो प्रवचन सिद्धांत से संबंधित है। ली ने प्रवास के निवास को स्थायी एवं अर्ध स्थायी परिवर्तन के रूप में माना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपके पास चार विकल्प हैं। ए, पोर्ट डायमंड कनाडा, इकारगा रूस, याकोहामा जापान, रॉटरडम नीदरलैंड। कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। आपका सही जवाब हो जाएगा ए, पोर्ट डायमंड कनाडा में स्थित नहीं है। पोर्ट डायमंड दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। बाकी पोर्ट नेलोथ को ही पोर्ट डायमंड के नाम से भी जानते हैं, बाकी सभी अन्य सुमेलित है। तो आपको याद रखना है, पोर्ट डायमंड कनाडा में नहीं है बल्कि यह कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित औद्योगिक नगरों में कौन सा एक चीन में स्थित नहीं है। ए, अनशन, बी, कैंटन, सी, किंकी, डी, वुहान। आपका सही जवाब हो जाएगा बी, कैंटन जो है चीन में स्थित नहीं है। आइए हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं कि चीन में कौन कौन से औद्योगिक नगर हैं। तो अनशन, कैंटन, वुहान इत्यादि चीन के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं, जबकि किंकी औद्योगिक क्षेत्र जापान में स्थित है। मुझे माफ करना, किंकी जो है इसका सही जवाब होगा कि किंकी स्थित नहीं है, कैंटन नहीं। अनशन, कैंटन और वुहान ये चीन में स्थित हैं, किंकी इसका सही जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना आयन मंडल में नहीं होती। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी घटना आयन मंडल में नहीं होती। ए, ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण, बी, मौसम संबंधी घटनाएं, सी, उत्तरी ध्रुवी प्रकाश, डी, दक्षिणी ध्रुवी प्रकाश। आपका सही जवाब हो जाएगा बी, मौसम संबंधी घटनाएं आयन मंडल में नहीं घटती, क्योंकि मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटती हैं। बाकी जो ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण, उत्तर ध्रुवी प्रकाश, दक्षिण ध्रुवी प्रकाश, ये सारी घटनाएं आयन मंडल में घटती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित मरुस्थलों में से कौन सा एक ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है। ए, सिम्पसन, बी, ग्रैंडी, सी, सैंडी, डी, मोजावे। आपका सही जवाब हो जाएगा डी, मोजावे। ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है। मोजावे जो मरुस्थल है, आइए देखते हैं, ये कैलिफोर्निया में स्थित है। सिम्पसन, ग्रैंडी, सैंडी, गिब्सन, स्टुअर्ट इत्यादि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित मरुस्थल हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 और सूची 2 है नगर और नदी। आपको इसमें मिलान करना है कि कौन कहाँ से है। वारसा के सामने ग्वेरे है, कराकास, विस्चुला, सी है क्यू का मंजानारेश, डी, मैड्रिड का निपर। तो आइए इसका मिलान करते हैं। सही, वारसा, विस्चुला। वारसा जो है, वारसा ए का दूसरा हो जाएगा, वारसा का विस्चुला। काराकास गुएरे है, काराकास गुएरे है। क्यू नीपर, क्यू का चौथा हो जाएगा नीपर, और मैड्रिड का हो जाएगा मंजा नारेस। तो आइए कूट के माध्यम से इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए, 2, 1, 4, 3 सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करना है
यहाँ पे उपरोक्त में सही सुमेलित है, ये आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित है। मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियाँ जीरोफाइट, दलदली क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियाँ हाइग्रोफाइट, लवणीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियाँ हैलोफाइट। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, 1, 2 और 3 तीनों सुमेलित हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाल्कन झील कहाँ अवस्थित है? ए अफगानिस्तान, बी तुर्कमेनिस्तान, सी ईरान, डी कजाकिस्तान। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, कजाकिस्तान में बाल्कन झील स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रायलसीमा निम्नलिखित में से किस एक पठार का दक्षिणी विस्तार है? रायलसीमा के बारे में पूछा गया है। ए दंडकारण्य पठार, बी तेलंगाना पठार, सी मालवा का पठार, डी बुंदेलखंड का पठार। आपका सही जवाब हो जाएगा बी, रायलसीमा तेलंगाना पठार का हिस्सा होता है। आइए व्याख्या देखते हैं। तेलंगाना पठार वर्तमान में तेलंगाना एवं दक्षिणी आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। उत्तरी भाग तेलंगाना एवं दक्षिणी भाग को रायलसीमा के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 सूची 2 है, नहर और नदी है, आपको सुमेलित कराना है, फिर कूट के माध्यम से आपको सही जवाब देना है। आइए देखते हैं। सरहिंद, सतलज, एडन, दामोदर, एनीकट, कावेरी, तिलपाड़ा, मयूर, रांची। आइए सुमेलित करते हैं। सरहिंद, सतलज बिल्कुल सही सुमेलित है। एडन की बात करते हैं तो दामोदर, एनीकट की बात करते हैं तो कावेरी, और तिलपाटा में इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण का दिया हुआ है, हमें कथन और कारण के संदर्भ में इसका जवाब देना है। आइए देखते हैं। भाबर प्रदेश में नदियां विलीन हो जाती हैं, कारण कह रहा है इस प्रदेश में पारगम्यता अधिक होती है। आपका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी कथन और कारण सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। भाबर क्षेत्र में नदियां विलीन हो जाती हैं। मैं अगर इसकी व्याख्या करना चाहूँ तो मैं आपको बता दूं, भाबर क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत से जस्ट नीचे वाली जो एक पट्टी होती है पूर्व से पश्चिम फैली हुई, उसे हम भाबर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। वहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं और कंकड़ होते हैं। वहाँ पे जब नदियाँ हिमालय से उतरती हैं तो वहाँ पे विलीन हो जाती हैं और फिर उनका उद्गमन तराई क्षेत्र में होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, सौरमंडल के निम्नलिखित ग्रहों में से किस एक को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है? तो आपको ये बताना है कि लघु सौर तंत्र किसे कहते हैं। ए बुध को, बी मंगल को, सी शुक्र को, डी बृहस्पति को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। अगर हम व्याख्या देखें तो यह सौरमंडल का, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 12 पृथ्वी वर्ष में पूरा करता है। अगर आपको बता दें पृथ्वी वर्ष क्या होता है, यह डिस्टेंस मापने के लिए होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है। हिमनद है और नदी है, आपको ये बताना है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। सियाचिन, नुब्रा, जेमू, तिस्ता, बंदरपूछ, यमुना, मिलाम, चेनाब। आपका सही जवाब हो जाएगा डी, मिलाम चेनाब। यह सही सुमेलित नहीं है। आइए इसका हम व्याख्या देखते हैं। मिलाम गोरी गंगा है, न कि चेनाब। यहाँ पे कौन सा आएगा? यहाँ पे गोरी गंगा आएगा। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। अगर हम चेनाब की बात करते हैं तो 12 सिगरी जो है उसका संबंध चेनाब नदी से है। जो 12 सिगरी हिमनद है उसका संबंध चेनाब नदी से है और मिलाम हिमनद का जो है गोरी गंगा नदी से है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक पश्चिमी तट पर स्थित है? ए जंजीरा, बी एन्नौर, सी तूतीकोरिन, डी हल्दिया। आपका सही जवाब हो जाएगा ए, जंजीरा जो है आपका जो बंदरगाह है वो पश्चिमी तट पर स्थित है, बाकी जितनी हैं वो पूर्वी तट पर स्थित हैं। अगर इसकी व्याख्या देखें तो आइए देख लेते हैं। जंजीरा महाराष्ट्र में स्थित है, यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक बंदरगाह है, जबकि एन्नौर तमिलनाडु में, तूतीकोरन तमिलनाडु में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में स्थित पूर्वी तट पर बंदरगाह है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक सबसे दक्षिण में स्थित है? आपको ये बताना है कि कौन सी एक सबसे दक्षिण में स्थित है। ए श्योक, बी जास्कर, सी स्पीत, डी सतलज। आपका सही जवाब हो जाएगा डी, सतलज सबसे दक्षिण में स्थित है, आपको लगाना है। अगर हम इसका सही क्रम देखें तो सबसे पहले ऊपर आएगा श्योक, फिर जास्कर, फिर स्पीति और फिर
सतलज, यानी ऊपर से उत्तर से दक्षिण की बात की गई है, ऊपर से नीचे तो श्योक, जास्कर, स्पीति, फिर सतलज। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है किंगरी विंगरी दर्रा अवस्थित है। अगर हम किंगरी विंगरी दर्रा के बारे में देखते हैं तो अवस्थित है ए हिमाचल प्रदेश में, बी लद्दाख में, सी उत्तराखंड में, डी सिक्किम में। आपका सही जवाब हो जाएगा सी उत्तराखंड में यह दर्रा अवस्थित है। इसकी व्याख्या अगर देखें तो उत्तराखंड के चमोली को तिब्बत से जोड़ने वाला यह महत्वपूर्ण दर्रा किंगरी विंगरी दर्रा है। उत्तराखंड के अगर अन्य दर्रों की बात करें तो नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख, सैलसाल, धर्मा, बाराहोती इत्यादि ये जो दर्रे हैं यह उत्तराखंड में अवस्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित के एक तराई क्षेत्र में वन अथवा वृक्षावरण होने की अनिवार्यता किस वन नीति के अनुसार है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है इस प्रश्न को, स्टार का प्रश्न है, ठीक है। ए राष्ट्रीय वन नीति 1980, बी राष्ट्रीय वन नीति 1992, सी राष्ट्रीय वन नीति 1988, डी राष्ट्रीय वन नीति 1894। आपका सही जवाब हो जाएगा सी राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत ये कहा गया है कि जो वृक्षावरण है उसकी क्या अनिवार्यता होगी, यानी अगर 33 मैदानी क्षेत्र है तो 33% वृक्ष का होना अनिवार्य है। आइए हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, ठीक है। तो 1/3 यानी 33% आपका वृक्षावरण अनिवार्य है। अगर कोई पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ पे 66% वृक्षावरण की अनिवार्यता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही बताना है। आपके पास कथन 2 है। जलोढ़ मृदा एक क्षेत्रीय मृदा है, बी काली मृदा एक अनुपजाऊ मृदा है जिसके जल धारण करने की क्षमता काफ़ी कम होती है। तो काली मृदा एक अनुपजाऊ नहीं, बहुत ही उपजाऊ मृदा होती है, इसके जल धारण की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ये अपने आप में एक गलत है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा डी है। कोई भी कथन सही नहीं है। तो जलोढ़ मृदा क्षेत्रीय मृदा नहीं होती, बल्कि जलोढ़ मृदा का मतलब होता है जो जल द्वारा निर्मित मृदा हो, यानी जो नदियों द्वारा हो। तो गंगा नदी से के द्वारा जितना भी पूरा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जो आपका बिहार है, पश्चिम बंगाल है, तो ये पूरा जो मृदा बनी है वो गंगा नदी के माध्यम से कहीं न कहीं बना है। सारी की सारी ये जलोढ़ मृदा है, तो ये क्षेत्रीय मृदा नहीं होती। अगर क्षेत्रीय मृदा की बात करें तो जैसे क्षेत्रीय मृदा हो जाएगी राकड़ है, भूड़ है, रोपड़ है, ये उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय मृदाएं होती हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य कथन आपको बताना है। सत्य कथन कौन सा है, ए बताना है। RLEGP कार्यक्रम 15 अगस्त 1983 को शुरू किया गया, इसमें केंद्र सरकार की 100% हिस्सेदारी है। तो इस कथन के बारे में हम देखेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी। कथन 1 और 2 दोनों सही है। आइए इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। RLEGP का मतलब होता है रूरल लैंड-लेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। यह 15 अगस्त 1983 को शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा। दूसरा कथन भी सत्य है क्योंकि केंद्र सरकार की इसमें 100% हिस्सेदारी है, इसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं है। इस जो प्रोग्राम था इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ग्रामीण क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार का सृजन करना था, उत्पादक संपत्तियों को सृजित करना और जीवन की पूर्ण सुगमता में सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आशा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आइए 1 और 2 कथन दिए हुए हैं। आशा एक प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य सहायिका है जो समुदाय तथा स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक सहायिका के रूप में कार्य करती हैं। दूसरा कथन है आशा उसी गांव से कोई महिला होती है। असत्य कथन चुनना है, इसमें सत्य नहीं, आपको असत्य कथन चुनना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है, न 1 न 2, बाकी दोनों कथन इसमें सत्य हैं। तो आइए देख लेते हैं। जो आशा होती है इसको कहते हैं एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटिस्ट, एक प्रशिक्षित महिला और स्वास्थ्य सहायिका होती है। यह जैसे गांव में कोई भी स्त्रियां हैं जो अगर गर्भवती हैं तो उनकी देखभाल करना, उनका प्रसव कराना, उनसे जुड़ना, उनको गाइड करना, तमाम काम ये आशा का होता है। और अगर आप यहीं शहरों की बात करते हैं तो शहर में उषा होती हैं और गांव में आशा होती हैं। ये ज़्यादातर क्षेत्रीय औरतों को ही बनाया जाता है, ठीक है, गाँव की औरतों को। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है 1 और 2। नई पेंशन स्कीम वित्त मंत्रालय के अधीन चल रही एक केंद्र सरकार समर्थित पेंशन स्कीम है। 18 से 65 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक निवासी अनिवासी NPS का सदस्य हो। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो हम असत्य कथन देखेंगे। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों डी, नहीं 1 नहीं 2। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, नहीं 1 नहीं 2, दोनों कथन अपने आप में यह सत्य है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
कथन और कारण का है। कथन पढ़ते हैं हम। कथन क्या कह रहा है कि भूमि विकास बैंक ग्रामीण शाख की दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कारण है कि दीर्घकालीन शाख का ढांचा सभी राज्यों में एक समान है। तो आइए इसका सही जवाब देखते हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल नहीं ऐसा है। ए तथा आर दोनों सही हैं जबकि ए इसकी व्याख्या करता है, बिल्कुल। आपका सही जवाब हो जाएगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। आर इसलिए गलत है मेरे प्यारे साथियों, देखो दीर्घकालीन साख का ढांचा सभी राज्यों में एक समान है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। राज्य की ये पॉलिसी है कि वो अपने अपने अकॉर्डिंग वो अपनी अलग अलग पॉलिसी बनाते हैं, सभी राज्यों में एक समान कभी भी नहीं हो सकता। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस समिति की सिफारिश पर शुरू की गई थी? ए नचिकेत मोर समिति, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप इसको ध्यान में रखना। नचिकेत मोर समिति, बी रंगराजन समिति, सी आर वी गुप्ता समिति, डी वी के नायर समिति। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी वी के नायर समिति। मुझे माफ़ कर देना, वी के नायर समिति नहीं, सी आर वी गुप्ता समिति का सही जवाब होगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जो शुरुआत है वो आर वी गुप्ता जी ने आर वी गुप्ता की अध्यक्षता में इसकी शुरुआत की गई थी और यह अगस्त 1998 में शुरू की गई यह योजना है। आपको पता भी है किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को जो है लोन दिया जाता है, ठीक है। अगर हम इसके बारे में कुछ और आपको बताना चाहें तो इसमें नाबार्ड क्रेडिट कार्ड की प्रबंधन इकाई यानी जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसका जो सब प्रबंधन है, मैनेजमेंट, और नाबार्ड द्वारा किया जाता है, जबकि सरकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा वाणिज्यिक बैंक इसे किसानों को बांटने की वितरण एजेंसियां होती हैं, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखना। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कथन और कारण के प्रश्न दिए हुए हैं। कथन कह रहा है कि विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है। कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। कि हम ये देखते हैं कि कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है, सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब होगा। यानी ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। मेरे प्यारे साथियों, मैं एक चीज़ बता दूं, अगर जब भी कथन और कारण के प्रश्न आए तो आपको दो बातों पे ध्यान देना है। अगर आप कथन पढ़ के कारण पढ़ना चाहते हो तो क्योंकि लगाओ। जैसे कह रहा है कि विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल सही है। अब आइए, अगर आपको पहले कारण पढ़ना है फिर कथन पढ़ना है तो आपको इसलिए शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है। तो इस तरह आप सही जवाब तक पहुंच जाते हो। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी किया जाता है? ए भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा, बी व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा, सी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, डी एमएसएमई मंत्रालय द्वारा। आपका सही जवाब हो जाएगा सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी किया जाता है। इसको आईआईपी भी कहा जाता है, राइट। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इसके बारे में। इसका अगर आधार वर्ष पूछे तो आप बताना 11-12। वर्तमान में जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है इसका आधार वर्ष 11-12 है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे हॉट मनी के नाम से जाना जाता है? हॉट मनी किसे कहते हैं? ए एफडीआई, एफआईआई, डी एडीआर और डी जीडीआर। आपका सही जवाब हो जाएगा बी, एफआईआई को हॉट मनी के नाम से जानते हैं। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, राइट। इसको हॉट मनी या हिंदी में उत्प्रवाही द्रव्य कहा जाता है। एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हॉट मनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इनका जो तरलता है, जो इनकी लिक्विडिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। कब अभी ये इन्वेस्टमेंट की है तुरंत ये निकाल लेते हैं। शेयर मार्केट से संबंधित ये टर्मिनोलॉजी है। आइए देखते हैं आगे। सॉरी, अगला जो प्रश्न है साथियों वो है, भारत में आर्थिक नियोजन का प्रणेता किसे माना जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है कि भारत में आर्थिक नियोजन का प्रणेता किसे माना जाता है? ए एम विश्वेश्वरैया को, बी पीसी महालनोबिस को, सी डीपी धर को, डी सुखमय चक्रवर्ती को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए एम विश्वेश्वरैया को भारत में आर्थिक नियोजन का
प्रणेता माना जाता है। आइए थोड़ा सा हम डिटेल देखते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी जो प्रस्ताव है सर्वप्रथम 1934 में पेश किया गया था और इसे पेश करने वाले जो व्यक्ति थे एम विश्वेश्वरैया थे। इनकी जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, एम विश्वेश्वरैया की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम याद रखना, उसका नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है। ए, इस योजना का प्रारंभ सितंबर 2019 में हुआ था। बी, यह छोटे एवं सीमांत किसानों की वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा योजना है। सी, इसमें 18 से 40 आयु वर्ग के किसान सम्मिलित हैं। डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। आइए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब होगा डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो आपको याद रखना है जो किसान मान धन योजना है यह सितंबर 2019 में शुरू किया गया था। ये स्पेशली सीमांत किसानों जो वृद्ध हैं उनके लिए था, उनकी सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसमें 18 से 40 वर्ष के आयु सम्मिलित होती हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का राजकोषीय उपाय नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आपको मुद्रास्फीति जो बढ़ रही है उसको नियंत्रित करने का कौन सा राजकोषीय उपाय, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी के बारे में पूछा है, न कि मॉनेटरी पॉलिसी। आपको याद करना है मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई हैंडल करती है, जो फिजिकल पॉलिसी होती है वह वित्त मंत्रालय में भारत सरकार हैंडल करता है। तो आइए देखते हैं। ए क्या है? संतुलित बजट बनाना। बी, प्रगतिशील करारोपण। सी, कठोर साख नीति अपनाना। डी, उत्पादन में वृद्धि करना। आपका सही जवाब हो जाएगा सी, कठोर साख नीति बनाने से जो है मुद्रास्फीति कंट्रोल नहीं होगी। बाकी संतुलित बजट बनाना, प्रगतिशील करारोपण और उत्पादन में वृद्धि करने से मुद्रास्फीति कंट्रोल होगी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2023 में घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से किस एक का संबंध आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने का संरक्षण करना है? ए, पीएम प्रणाम योजना। बी, अमृत धरोहर योजना। सी, पीएम डिवाइन योजना। डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा बी, अमृत धरोहर योजना। यह आर्द्र भूमियों से संबंधित है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आइए इसका अगर हम आपको व्याख्या बताएं तो केंद्रीय बजट 2023 में घोषित अमृत धरोहर योजना का संबंध आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना है और उनका संरक्षण करना है। पीएम अगर प्रणाम योजना के बारे में आपको जानना है कि पीएम प्रणाम योजना क्या है, तो ये रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करके स्थायी कृषि पद्धति को बढ़ावा है, यानी जो हमारी धरती है उनकी सुरक्षा की बात करना है। इसमें रासायनिक उर्वरकों को उपयोग को कम करना है। पीएम डिवाइन योजना पूर्वोत्तर में विकास गति को बढ़ावा देने वाली योजना है, ये पूर्वोत्तर से संबंधित है। यह जो प्रमाण योजना है यह रसायन से संबंधित है और धरोहर योजना आर्द्र भूमि से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समुद्री मछली उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य प्रथम स्थान पे है? ए, तमिलनाडु। बी, आंध्र प्रदेश। सी, केरल। डी, गुजरात। तो आपको एक और चीज ध्यान में रखना है, एक तो समुद्री मछली उत्पादन पूछा जाता है और एक अंतःस्थली मछली उत्पादन पूछा जाता है। तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ समुद्री मछली उत्पादन के बारे में आपसे पूछा गया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, गुजरात इसमें प्रथम स्थान पे है, आंध्र प्रदेश इसमें दूसरे स्थान पे आता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल का स्थान आता है, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु दूसरे स्थान पे, आंध्र प्रदेश तीसरे पे और केरल चौथे स्थान पे आता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है माफ करना थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का गैर संस्थागत स्रोत नहीं है? ए, महाजन और साहूकार। बी, आढ़तिये। सी, व्यापारी। डी, सहकारी समितियां। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, सहकारी समितियां जो होती हैं कृषि वित्त का एक गैर संस्थागत स्रोत नहीं होती, बाकी जितनी हैं वो गैर संस्थागत स्रोत होती हैं। सहकारी समितियां इस संस्थागत स्रोत के अंतर्गत आती हैं। आइए अगले प्रश्न की, अगर आपको और जानना है संस्थागत स्रोत के बारे में क्या है तो आप जान लीजिए। सहकारी समितियों के अलावा बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सरकार, ये सब वित्त के संस्थागत स्रोत माने जाते हैं। गैर संस्थागत स्रोत में महाजन एवं साहूकार, व्यापारी, जमींदार, आड़िए, संबंधी, मित्र, दोस्त, यार जो होते हैं सब गैर संस्थागत वित्त के स्रोत होते हैं।
आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध बैंकिंग संरचना सुधार से है? तो आपके पास चार ऑप्शन है। ए रंगराजन समिति, बी मालीगाम समिति, सी नरसिम्हन समिति, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा 41 का सी नरसिम्हन समिति आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कथन और कारण का। कथन कह रहा है, देखना है नीचे दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा जाता है। कथन है ए, लॉर्ड एलेनबरो के काल में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। कारण है यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं थोड़ा सा प्रश्न को। कह रहा है कि ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल यही सही होगा, आपका सही जवाब यही होगा। आपका सही जवाब ए हो जाएगा कि कथन सही है आपका, कारण भी सही है और कारण कथन की सही भी व्याख्या करता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धर्म तृतीय रत्न इशारा और शिवाजी की जीवनी किसकी प्रमुख रचना है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, स्टार का प्रश्न है, आप याद रखना। धर्म तृतीय रत्न इशारा और शिवाजी की जीवनी किसकी प्रमुख रचनाएं? ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी ज्योतिबा फूले, डी दयानंद सरस्वती। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी ज्योतिबा फूले की ये प्रमुख पुस्तकें हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले, इनका 1827 से 1890 में जन्म हुआ था। आधुनिक भारत के प्रमुख समाज सुधारकों में से एक थे। इन्होंने शोषित और वंचित जातियों के संदर्भ में बहुत ही काम किया था। इनकी एक बहुत ही प्रमुख किताब है गुलामगिरी, आप इसको भी याद रखना। गुलामगिरी इन्हीं की है, ज्योतिबा फुले की एक प्रमुख पुस्तक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति अपनाई थी? अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। ए फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने, बी नीनो डी कुम्हा ने, सी अलबुर्क ने, डी गार्सिया द नारोहा ने। तो 44 का सही जवाब हो जाएगा ए फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो था, इन्होंने शांत जल की नीति अपनाई थी। राइट। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। आपका सही जवाब हो जाएगा डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान की जो मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। आइए अगर हम इसकी आपको थोड़ा सा व्याख्या बताएं तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात जो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, यह जो युद्ध हुआ था 1799 में हुआ था। आपको पता है 1799 में लड़ा गया था। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। टीपू सुल्तान के जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म 1750 में हुआ था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है। एक तरफ प्रमुख विद्रोह है और दूसरी तरफ उससे संबंधित नेता है। आपको ये जवाब देना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। ए पाइका विद्रोह, बक्सी जगबंधु, रामोसी विद्रोह, चित्तर सिंह, सी अहोम विद्रोह, चक्र बिसोई, डी खासी विद्रोह, तीरथ सिंह। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी अहोम विद्रोह चक्र बिशोई से संबंधित नहीं है, बल्कि अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर से संबंधित है। यही आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी पाइका विद्रोह के जो नेता थे वो बक्सी जगबंधु थे और रामोशी विद्रोह के चित्तर सिंह, खासी विद्रोह के तीतर सिंह थे। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी? ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली बात तो इसमें दो प्रश्न हो गया कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने किया था। और कब किया था, कहाँ के किया था? तो मुंबई में किया था। कब किया था? ए वर्ष 1927 में, वर्ष 1924 में, सी वर्ष 1925 में, डी वर्ष 1928 में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी वर्ष 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन मुंबई में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किया गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना असहयोग आंदोलन के पश्चात घटी थी? ए कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, बी
एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना, सी स्वराज पार्टी की स्थापना, डी कामागाटारू प्रकरण। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी स्वराज पार्टी की जो स्थापना है, ठीक है, वो असहयोग आंदोलन के पश्चात हुई थी स्वराज पार्टी की, आपको याद भी है। आइए इसका थोड़ा सा हम डिटेल भी देख लेते हैं। राइट, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, आपको पता है। एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम लीग की स्थापना 1917 में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1930 में, कामागाटा मारू प्रकरण 1914 में, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 में हुआ था। ये थोड़ा सा इसका हमने डिटेल देख लिया। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। उक्त कथन किसका है? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी रामकृष्ण परमहंस, डी महात्मा गांधी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक कथन है। उनका कहना है कि यदि आपको भारत को समझना है तो आपको विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, 12 जनवरी को आप जानते भी हैं युवा दिवस मनाया जाता है, और 12 जनवरी 1863 को विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। भारत की आध्यात्मिक चेतना को उभारने तथा उसे राष्ट्रवाद के साथ जोड़ने में उनका प्रमुख योगदान रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनके बारे में कहा था कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो आप विवेकानंद को जानें। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल में सरकार द्वारा इनाम कमीशन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इनाम कमीशन की स्थापना का क्या उद्देश्य था? ए शिक्षा में सुधार, बी अकाल के कारणों का पता लगाना, सी देसी रियासतों से संबंध, डी भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी। जो इनाम कमीशन था उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगर इनाम कमीशन की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1852 में की गई थी। उस समय कौन गवर्नर था? लॉर्ड डलहौजी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर किस वर्ष चुने गए थे? ए 1936, बी 1921, सी 1923, डी 1925। आपका सही जवाब हो जाएगा सी 1923 में सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता का मेयर चुना गया था। अगर इनके जन्म की बात कहें तो 30 जनवरी 1897 में इनका जन्म उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। 1920 में इन्होंने ICS की परीक्षा पास की थी। बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इनके राजनीतिक जो गुरु थे सुभाष चंद्र बोस के, वो कौन थे? चित्तरंजन दास थे। राइट, 1938 की बात करें और 39 में, तो ये कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष हुए थे, 1938 में और 1939 में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है आपको और आपको कोड के माध्यम से सही जवाब देना है। यहाँ क्रम दिया हुआ है, मालवा, चित्तौड़, गुजरात और रणथंबोर। ठीक है, अलाउद्दीन के विजयों का सही क्रम आपको बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसका सही क्रम आपको बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का सही क्रम, गुजरात विजय उसने 1297 में की थी, तो गुजरात उसने कब किया था? 1297 में। रणथंबोर विजय की बात करें तो 1301 में। चित्तौड़गढ़ विजय की बात करें तो 1303 में। और मालवा विजय उसने अलाउद्दीन ने 1305 ईस्वी में किया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी। 3, 4, 2, 1। पहले गुजरात, फिर रणथंबोर, फिर चित्तौड़, फिर मालवा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कश्मीरी शासक ने सती प्रथा पे रोक लगाई थी? सती प्रथा के बारे में पूछा है, किसने रोक लगाई थी? ए शिहाबुद्दीन, बी सिकंदर, सी सुहादेव, डी जैनुअल आबिदीन। तो आपको इसका जवाब भी पता है, इसका जवाब है बी, सिकंदर ने सती प्रथा पे रोक लगा दी थी कश्मीर में। आइए इसका थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं। कश्मीर के शासक सिकंदर ने सती प्रथा पे रोक लगाई थी तथा उसके पुत्र सुल्तान जैनुल आबिदीन ने हिंदुओं की भावनाओं का आदर करते हुए सती प्रथा पर से प्रतिबंध को हटा दिया था। तो सिकंदर का पुत्र था जैनुल आबिदीन, इसने इस सती प्रथा का जो रोक लगाया था सिकंदर ने, उसको इसने हटा दिया था। ये देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है औरंगजेब से संबंधित है। औरंगजेब द्वारा अपनी बेगम राबिया उद दौरानी की स्मृति में निर्मित बीबी का मकबरा कहाँ पे अवस्थित है? ये उत्तर प्रदेश में, बी नई दिल्ली में, सी महाराष्ट्र में, डी गुजरात में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, यह महाराष्ट्र में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कथन और कारण का है। कथन कह रहा है कि अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण भाब्रू बैराट से प्राप्त होता लघु शिलालेख है। कारण है कि इस शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध
शाक्य कहा है। तो 55 का सही जवाब हम देखेंगे। आइए कोड के माध्यम से इसको समझते हैं। ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका सही जवाब होगा ए सही है किंतु आर गलत है। तो मैं बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ए सही है किंतु आर गलत है। आइए इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। अशोक बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण भाब्रू बैराट से प्राप्त लघु शिलालेख से है। ये कथन सही है लेकिन कारण इसका गलत है। क्यों? राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख से अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा। तो मास्की शिलालेख में अशोक ने स्वयं को शाक्य कहा है, न कि किस में कहा है, जो यहाँ से प्राप्त हुआ है शिलालेख, जो कहाँ से, भाब्रू से। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है चोल काल में पेरुंदनम तथा सिरुंदनम थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपको बताना है कि चोल काल में पेरुंदनम तथा सिरुंदनम कौन थे। ठीक है, ए चोल प्रशासन के उच्चाधिकारी एवं निम्न श्रेणी के अधिकारी, बी ब्राह्मण बस्तियों की सभा, सी व्यापारियों की सभा, डी सर्वसाधारण की सभा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए। चोल प्रशासन के उच्चाधिकारी एवं निम्न श्रेणी के अधिकारी को पेरुंदनम एवं सिरुंदनम कहा जाता था। जो ब्राह्मणों की बस्ती थी, ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण की बस्तियों की सभा को अग्रहार कहते थे। व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। सर्वसाधारण की सभा को उर के नाम से जाना जाता था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। दर्शन है, प्रवर्तक है। ए उत्तर मीमांसा वादरायण, बी पूर्व मीमांसा जैमिनी, सी वैशेषिक कणाद, डी न्याय मीमांसा कपिल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी न्याय मीमांसा कपिल। ये सही सुमेलित नहीं है। असल में जो न्याय दर्शन है इसके प्रवर्तक गौतम है, न कि कपिल हैं। कपिल सांख्य के दर्शक प्रवर्तक माने जाते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है वैदिक साहित्य में उल्लिखित विदुषी स्त्रियों में कौन एक ऋषि आगस्त्य की पत्नी थी। ए अपाला, बी घोषा, सी लोपामुद्रा, डी विश्ववारा। आपका सही जवाब हो जाएगा सी लोपामुद्रा। जो थी वो जो ऋषि अगस्त थे उनकी पत्नी थी और एक महत्वपूर्ण विदुषी हैं। अगर हम अन्य विदुषियों की बात करें जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, उसमें अपाला के अलावा घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा ये सारी प्रमुख विदुषियाँ थी जो मंत्रों का उच्चारण करती थी, वेद पढ़ती थी और उनके जो मंत्र होते थे, सूत्र होते थे, उसका निर्माण करती थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित धार्मिक साहित्यों में से इनमें 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सहत सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। ए महाभारत, बी रामायण, सी गीता, डी रामचरितमानस। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए महाभारत। में आपको 2-3 जानकारी है। पहला 1,00,000 श्लोक होते हैं। इसे ही सहस्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी रचना की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों इसकी रचना वेदव्यास द्वारा की गई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शेर शाह सूरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है। ए इसने रोहतासगढ़ के किले का निर्माण कराया, बी इसने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा प्रारंभ की, सी मलिक मोहम्मद जैसी शेर शाह के समकालीन थे, डी सभी कथन सत्य है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी सभी कथन सत्य है। आपको ध्यान में रखना है जो शेर शाह बिलग्राम युद्ध में 1540 में हुमायूं को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और इसी ने ही अफगान शासन शुरू किया था। यह एक अफगानी था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आहार कहा गया है। आइए देखते हैं। कथन है शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था किसी भी प्रकार से कैबिनेट के समतुल्य नहीं थी। कारण है कि 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा देखते हैं। तो मुझे लगता है ये भी सही है और ये 8 मंत्री सचिव के समान काम करते थे, तो यानी कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। आइए देख लेते हैं कूट के माध्यम से क्या सही है। ए तथा आर दोनों सही तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी बलबन, डी फिरोज शाह तुगलक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
अगला प्रश्न है, मराठों के साथ होने वाले निम्नलिखित में से किस एक संधि को वारेन हेस्टिंग ने कागज का एक टुकड़ा मात्र कहा है? ए ग्वालियर की संधि, बी सुरजी अर्जन गांव की संधि, सी पुरंदर की संधि, डी मंदसौर की संधि। आपका सही जवाब हो जाएगा सी पुरंदर की संधि को वारेन हेस्टिंग ने कागज का एक टुकड़ा मात्र बताया था। यह संधि कब हुई थी मेरे प्यारे साथियों? पुरंदर की संधि 1776 में पेशवा माधवराव नारायण राव एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति, यहाँ से पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी शुरू होता है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र सौंपता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। ए राज्यसभा उपसभापति को, बी राष्ट्रपति को, सी लोकसभा अध्यक्ष को, डी प्रधानमंत्री को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी राष्ट्रपति को। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, क्योंकि जो राज्यसभा का सभापति है उसे आप उपराष्ट्र के नाम से जानते हैं, उपराष्ट्रपति। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा में सीटों का आवंटन तथा राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ लोकसभा की सीटें हैं। आपको मैं बता दूं, आगामी चुनाव जो है, लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश 80, बी केरल 20, सी पंजाब 15, डी गुजरात 26। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी। पंजाब में 15 लोकसभा की सीटें नहीं हैं। आपको ये देखना है कौन सुमेलित नहीं है। 15 सीटें नहीं हैं, बल्कि पंजाब में 13 सीटें हैं। ठीक है, तो बाकी सभी उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, केरल में 20 हैं और गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, पंजाब में 13 हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं? आपको ये बताना है कि कौन इसमें भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। एक चौधरी देवीलाल, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीन लाल कृष्ण आडवाणी, चौथा है जगजीवन राम। कोड की सहायता से आपको चयन करना है कि कौन कौन इसमें उप प्रधानमंत्री के पद पे रहे हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी। 1 2 3 4 ये सभी के सभी उप प्रधानमंत्री थे भारत के। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल तथा उसके स्थापन वर्ष का कौन सा युग्म सुमेलित है? एक तरफ राजनीतिक दल है और एक तरफ उसकी स्थापना का वर्ष है। यहाँ से प्रश्न पूछता है, सभी स्टार के प्रश्न है, आप ध्यान में रखना। ए डीएमके 1964, एनसीपी 1990, सीपीआई 1920, बीजेपी 1985। तो आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित है इसमें। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, सीपीआई 1920। ये आपका सही है, बाकी सभी सुमेलित नहीं है। आइए देख लेते हैं। डीएमके जो द्रविड़ मुनेत्र कौश कशगम जो इसका पूरा नाम है, यह 1949 में है। एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 में। बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है, अगर हम बात करें तो 1980 में इसका गठन हुआ था, न कि 85 में गठन हुआ था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे कथन और कारण दिया गया है। कथन कह रहा है, भारत में संविधान संशोधन की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। कारण है कि संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। तो आइए देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है। ये गलत है परंतु आर सही है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, ए गलत है परंतु आर सही है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो आपका सही, आपके पास चार ऑप्शन है। ए भाग 14, बी भाग 17, सी भाग 20, डी भाग 21। आपका सही जवाब हो जाएगा डी भाग 21। यह प्रश्न पिछले बार यूपीपीसीएस में पूछा गया था। अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रावधानों का वर्णन किस भाग में है? तो ये भाग 21 में इसका वर्णन किया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 365 क्या उपबंधित करता है? ए बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। बी राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। सी संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। डी है आपका आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी।
तो आपका यहाँ पे सी सही होगा कि अनुच्छेद 365 जो है वह कहता है कि संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव की व्याख्या करता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि समवर्ती सूची के निम्न विषयों को लेकर केंद्रीय कानून एवं राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाए तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। ए, केंद्रीय कानून राज्य कानून का प्रभावी होगा। बी, राज्य कानून केंद्रीय कानून पर प्रभावी होगा। सी, राष्ट्रपति का निर्णय मान्य होगा। डी, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मान्य होगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ए, केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा प्रश्न को मैं जूम कर लेता हूं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ए, दो कथन आपके पास दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन कह रहा है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है। दूसरा है विधेयक एक सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद यदि 6 सप्ताह के अंदर दूसरे सदन द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अगर इस प्रश्न का सही जवाब देखें तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी, दोनों कथन सही नहीं है। ठीक है, तो कथन न तो एक सही है और न ही दो सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी मामले में एक उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी कार्यवाही रोकने के लिए निम्न न्यायालय को कौन सा लेख जारी किया जा सकता है। तो ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी, प्रतिषेध, सी, अधिकार परीक्षा, डी, उत्प्रेषण। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, प्रतिषेध को ऐसी स्थिति में जारी किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीटें जारी करता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। और अगर हम इसी को बात करें तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस रीट को जारी करने का अधिकार दिया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण का है। कथन कह रहा है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। कारण है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। कोड के माध्यम से आपको सही जवाब देना है कि कथन और कारण में कौन सा सही होगा। तो आइए देखते हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। आपका सही जवाब हो जाएगा ए, कथन और कारण दोनों सही थे, कारण और कथन की सही व्याख्या करता है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम कितने दिनों तक निरुद्ध किया जा सकता है। तो इसका आपका जवाब पता है कि अधिकतम कितने दिनों तक किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है आपके पास ये 60 दिनों तक, बी 90 दिनों तक, सी 120 दिनों तक, डी 160 दिनों तक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी 90 दिनों तक या 3 माह। 3 माह आपने पढ़ा होगा, तो 90 दिनों तक। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का विनिश्चय किया जाता है। ए, केवल उच्च न्यायालय द्वारा, बी, केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा, सी, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचक मंडल की सलाह से, डी, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचक आयोग की सलाह से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा यह किया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव से कोई भी विवाद होता है तो उसका विनिश्चय केवल उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ही करता है। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो आइए देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 71 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का जो विनिश्चयन है वह केवल और केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होता है और मान्य होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग पृथक पृथक कर दिया गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपको पता भी है इसका सही जवाब। ए 85 50वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, डी 57वां संविधान संशोधन, डी है 89 संविधान संशोधन द्वारा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी 89 संविधान संशोधन के द्वारा जो SC/ST आयोग है इसको पृथक कर दिया गया था। और ये संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में संविधान संशोधन किया गया और मार्च 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करिए तथा नीचे दिए कोड की सहायता से आपको सही जवाब बताना है। सूची 1 विषय है, बी अनुच्छेद है, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 110,
बी अनुपूरक अनुदान अनुच्छेद 112, सी विनियोग अधिनियम अनुच्छेद 114, डी धन विधेयक अनुच्छेद 115। तो आइए देख लेते हैं आपका सही जवाब क्या होगा। अगर हम वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करें तो यह 112 में है। वार्षिक बजट जिसे आप कहते हो तो 112 में है। अनुपूरक अनुदान 115 में आता है। अनुपूरक अनुदान किस में आता है? 115 में आता है। विनियोग विधेयक आपका 114 में विनियोग विधेयक आता है और धन विधेयक आपका 110 में आता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी। बी आपका सही जवाब होगा। 2 4 3 1। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए आपको इसका क्रम बताना है, वरीयता क्रम बताना है यहाँ पे, ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, दूसरा है भूतपूर्व राष्ट्रपति, तीसरा भारत के मुख्य न्यायाधीश, चौथा राज्यसभा के उपसभापति। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए। 2 3 1 4। इसका मतलब है सबसे पहले आएंगे भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर उसके बाद तीसरे नंबर भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर आएंगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष और अंत में आएंगे राज्यसभा के उपसभापति। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 61 संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष थी? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है आपका। ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 19 वर्ष। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी 21 वर्ष थी। फिर 61 संविधान संशोधन कब हुआ था? यह 1988 में हुआ। उसके द्वारा जो मतदान की उम्र थी वह 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति के अनुसार किस दंड, विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगा सकता है? ए परिहार, बी लघुकरण, सी विराम, डी प्रतिलंबन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी प्रतिलंबन। प्रतिलंबन के आधार पर वह विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगा सकता है। संविधान के आपको पता है कि संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान के अंतर्गत क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रलंबन सारे माध्यम आते हैं। क्षमा का अर्थ होता है दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है, पूरी तरह से क्षमा कर दिया जाता है। लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदल दिया जाता है। जैसे मान लो किसी को फांसी की सजा है तो उसे उम्र की सजा दे दी जाती है। परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किया जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं दंड की प्रकृति, जैसे मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है, अगर उसे कठोर कारावास दिया गया है तो उस कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल दिया जाता है। विराम का मतलब दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी मैं फिर से दोबारा एग्जाम्पल लेता हूँ, गर्भवती महिला है तो उसकी जो सजा है, अगर उसको 3 साल की सजा है तो उस स्थिति में उसकी सजा कम कर दी जाती है। प्रविलंबन सभी दंड, विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगा देता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नीति आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। ए यह एक संवैधानिक संस्था है, दूसरा यह एक सांविधिक संस्था है। सत्य कथन आपको बताना है इसमें। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। आपका सही जवाब हो जाएगा डी न तो एक सही है न ही दो सही है। आइए हम देख लेते हैं। नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है बल्कि संविधानेतर संस्था होती है और यह एक सांविधिक संस्था है, ये भी गलत है। आपको मैं और एक चीज़ बता दूं, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 में जो है नीति आयोग की स्थापना की गई थी। यह योजना आयोग का स्थान लेता है। इसका निर्माण केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा किया गया है, अतः न तो यह संवैधानिक संस्था है और न ही यह सांविधिक यानी संसदीय कानून द्वारा बनाया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा या से नीति निदेशक तत्व से जोड़े गए हैं? ये समान आचार संहिता, दूसरा है शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, 3 समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, चौथा है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो 83 है आपका सही जवाब। क्या होना चाहिए इसका? आपका सही जवाब हो जाएगा, आइए देखते हैं कौन से कथन इसमें सही हैं। अगर हम इसमें देखें तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1 2 और 3, 2 3 और 4, सी 1 3 और 4, डी उपरोक्त सभी। तो आपका सही जवाब होगा बी, इसमें आपका सही होगा। 2 3 और 4 सही है। इसे जो है 42 संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया है। बाकी समान आचार संहिता यह प्रारंभ से ही था, ठीक है।
अनुच्छेद 44 या प्रारंभ से था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु तथा उसके फसलों के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? फसल है, जीवाणु है, ए सोयाबीन, राइजोबियम जैपोनिकम। दूसरा है जलीफर्न, एनाबीना एजोला। 3 है लूसर्न, राइजोबियम मेलिलोती। तो आपको ये बताना है कि कौन सही सुमेलित है। आपके पास कूट है, ए 1 2 3, केवल 3, 1 और 3, 1 और 3, 2 और 3, 1 और 3। आइए देखते हैं 84 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, ए 1 2 और 3, ये अपने आप में तीनों सही सुमेलित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ए बी सी डी दिए हुए हैं और सामने कूट है। सूची 1 कह रहा है जाइलम जल का अवशोषण, मूल रोम जल का परिवहन, फ्लोएम वाष्पोत्सर्जन, रंध्र भोजन का परिवहन। इसको आपको सुमेलित करना है। तो आइए देख लेते हैं। जाइलम जल का परिवहन करता है, तो जाइलम जल का परिवहन तो ए का दूसरा हो जाएगा। मूल रोम जल का अवशोषण करते हैं, तो मूल रोम जल का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। फ्लोएम क्या करते हैं, ये भोजन का परिवहन करते हैं। रंध्र जो है वाष्पोत्सर्जन करते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी। 2 1 4 3 आपका सही जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी किसी का भी नहीं। आपका 86 का सही जवाब हो जाएगा डी किसी का भी नहीं। ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो चालन, संवहन एवं विकिरण द्वारा होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, दाब एक अदिश राशि है। दूसरा है, दाब की इकाई डाइन है। आपको सही बताना है कोड के माध्यम से। देखते हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। तो 87 का आपका सही जवाब हो जाएगा ए केवल 1 कथन सही है कि दाब एक अदिश राशि होती है। ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है, या फिर इसका जो मात्रक आप कह सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कथन और कारण का प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। नीचे कथन और कारण दिया गया है। कथन कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं हो सकते। कारण है कि अंतरिक्ष में कम गुरुत्व होता है। आपका सही जवाब देखना है। आपका सही कथन ए और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या करता है, तो आपका सही जवाब ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप, पीड़ा तथा स्पर्श का बोध कराता है? ए सेरिब्रम, बी थैलेमस, सी हाइपोथैलेमस, डी सेरिबेलम। तो 89 का सही जवाब हो जाएगा बी थैलेमस। थैलेमस जो होता है मस्तिष्क का एक भाग होता है जो ताप, पीड़ा और स्पर्श का हमें बोध कराता है। ये अन्य के बारे में जान लेते हैं हम। सेरिब्रम जो होता है वो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का हमें समन्वय करता है, यानी जो भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं पांचों, उससे संबंधित जो कार्य होता है सेरिब्रम के माध्यम से होता है। हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करते हैं तो यह अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाला एक हार्मोन का कंट्रोल करता है। अगर हम सेरिबेलम की बात करें तो यह पश्च मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होता है। आइए आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में किस एक में शरीर में हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता नहीं होती? हीमोग्लोबिन संश्लेषण की बात है। ए डाउन सिंड्रोम, बी थैलीसीमिया, सी हीमोफीलिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी थैलीसीमिया। इसमें हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता नहीं होती। आनुवंशिक रोग, यह एक थैलीसीमिया एक आनुवंशिक रोग होता है, आपको याद रखना है। शरीर में हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता इसमें नहीं पाई जाती। अगर हम डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं तो इसे मंगोली जड़ता भी कहा जाता है। हीमोफीलिया यह रक्त स्रावण रोग होता है। ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ए बी रक्त वर्ग के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं क्योंकि इनमें ए एंटीजन पाया जाता है, बी इनमें बी एंटीजन पाया जाता है, सी इनमें ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, डी इनमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। तो 91 का आपका सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। ए बी एक बहुत अच्छा आपको मैं बता दूं सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होता है, वो सबसे अच्छा सर्वदाता होता है। राइट।
आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश को ए अपसारी कर देता है, जो उत्तल लेंस होता है अगर उस पर प्रकाश पड़ता है तो अपसारित कर देता है, बी अपसरित कर देता है, सी कोई प्रभाव नहीं डालता, डी वर्ण विक्षेपित कर देता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी अभिसरित कर देता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अगर उत्तल लेंस पे जो भी प्रकाश पड़ता है उसका जो आपतित कोण होता है प्रकाश को अभिसरित यानी अंदर की ओर मोड़ देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है मेरे प्यारे साथियों, कवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा का सत्य है। ठीक है, तो ए और बी, एक और दो कथन दिए हुए हैं, इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा सत्य है। कवक अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। दूसरा, कवक में फ्लोरोफिल पाया जाता है, माफ करिएगा क्लोरोफिल पाया जाता है। कथन एक और दो में केवल एक सही है, बी केवल दो सही है, सी एक और दो दोनों सही है, डी न तो एक और न दो सही है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए केवल एक सही है। इसमें जो कथन दो है कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है, यह कथन गलत है। आइए देख लेते हैं। जो कवक होते हैं अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, न कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो क्लोरोफिल होता है वह पेड़ पौधों घास पत्तों में पाया जाता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है। ये सब रीजनिंग के सवाल है, यहाँ सॉल्व किया नहीं जा सकता, मैं आपको आंसर बता दूंगा, आप वीडियो को रोक के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 94 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी, इसका सही जवाब होगा 15 वर्ष। राइट, आइए हम प्रश्न पढ़ देते हैं। एक माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है और पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़े हैं। माता एवं पिता की आयु का योग 135 वर्ष है। बेटी की आयु क्या होगी? तो इसका सही जवाब होगा 15 वर्ष। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाबू बहुत अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 95। रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। यदि ललन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है तो ललन रतन की किस दिशा में स्थित है? आपका 95 का सही जवाब हो जाएगा डी, पूर्व में स्थित है। इसका सही जवाब होगा डी, पूर्व में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सब सारे के सारे रीजनिंग के प्रश्न हैं, इसको आप देख लेना, इसका सही जवाब। ठीक है, आइए यदि किसी निश्चित कोड में DATE डेट को अगर WZGV लिखा जाता है तो निम्नलिखित में से किस कोड को सी व कम के लिए लिखा जा सकता है? तो आपका 96 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ए, XLNV को लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है, ये चित्र दिया है, इसको फिलिंग द ब्लैंक्स जो है इसको फुलफिल करना है आपको, ये भी रीजनिंग का सवाल है। तो आपका जो एक्स लिखा है इसको भरना है, इसका क्या जवाब होगा? तो 97 का सही जवाब हो जाएगा डी, यहाँ पे 29 भरा जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए भाई है बी का, सी पिता है ए का, डी भाई है ई का, ई पुत्री है बी का, तो डी का चाचा कौन होगा? ए, बी, सी और ई। आपका 98 का सही जवाब हो जाएगा ए, तो डी का चाचा कौन होगा? ए, डी का चाचा होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। ए जोड़, बी घटाव, सी गुणन, डी भिन्न। तो यहाँ 99 का जो सही होगा जवाब मेरे प्यारे साथियों वो डी हो जाएगा। डी यहाँ भिन्न है, बाकी जोड़ गुणा भाग घटाना ये सब आपस में एक जैसे हैं, भिन्न यहाँ पे अलग है। 100 की बात करते हैं। आइए 100 नंबर का जो प्रश्न है वो 5 घड़ियाँ क्रमशः 3, 4, 5, 6 और 7 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। किसी समय एक साथ बजने के कितनी देर बाद फिर एक साथ बजेंगी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, ये 7 मिनट बाद दोबारा एक साथ बजेंगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है कि यहाँ से 13 से 14 प्रश्न रीजनिंग के आते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था तो 18 फरवरी 2020 को क्या है? ए सोमवार, बी बुधवार, सी शुक्रवार, डी शनिवार। आपका सही जवाब हो जाएगा सी, शुक्रवार इसका सही जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 102 नंबर का प्रश्न है, वो ये है, 3 से विभाजित संख्याओं को छोड़कर 1 से 99 संख्याओं तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आएगा? तो 102 का आपका सही जवाब हो जाएगा बी, 14 बार आएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, 50% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 21% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए तो ज्ञात कीजिए कि हिंदी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें ए 31%, बी 40%, सी 55%, डी 60%। तो आपका सही जवाब होगा डी 60%।
आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक्स वाई और जेड एक काम को क्रमशः 12, 15 और 18 दिनों में पूरा करते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को समाप्त कर सकते हैं। ए 4 सही 32/37 दिनों में, 5 दिनों में, 5 से 1/37 दिनों में और 5 सही 5/37 दिनों में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये 4 सही 32/37 दिनों में वो मिलकर इस काम को पूरा कर सकते हैं। इसमें लुप्त संख्या को आपको बताना है 48, 24, 72, 36, 108। उसके बाद कौन सी संख्या आएगी? ए 115, बी 216, सी 121 और डी 54। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 105 का डी 54 आएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 35% उसके 50% से 12 कम है तो संख्या होगी। इसका ए 28, बी 60, सी 80 और डी 90। आपका सही जवाब हो जाएगा सी 80 होगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना के विभिन्न तरीकों से है? ए रसिया, बी चैता, सी कजरी, डी बिरहा। आपका सही जवाब हो जाएगा ए रसिया। आइए इसकी थोड़ी सी हम व्याख्या देख लेते हैं। रसिया लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना से संबंधित है और यह उत्तर प्रदेश के ब्रज भूमि में ये गायन वाली एक महत्वपूर्ण परंपरा है। अगर कजरी लोकगीत की बात करते हैं तो सावन के महीने में महिलाओं द्वारा गाया जाता है। स्पेशली कजरी जो है मिर्जापुर क्षेत्र में लोकप्रिय है। चैता की अगर हम बात करें तो यह फाल्गुन की पूर्णिमा के जो चैत्र पूर्णिमा होती है उस दौरान ये गाया जाता है और ये स्पेशली अपने प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर वाराणसी में स्थित नहीं है? ए भारत माता मंदिर, बी विश्वनाथ मंदिर, सी महापरिनिर्वाण मंदिर, डी संकट मोचन मंदिर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी महापरिनिर्वाण मंदिर। ये जो है वाराणसी में नहीं है, आपको पता है। बाकी भारत माता मंदिर, विश्वनाथ मंदिर एवं संकट मोचन मंदिर वाराणसी में स्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में स्थित है, ये आपको पता भी है, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण यानी जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित है। कथन है मैंग्रोव वन प्राकृतिक रक्षक कहे जाते हैं। कारण है कि मैंग्रोव वन समुद्री तूफानों की प्रभाविता कम कर तटीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? अमरबेल, ए फर्न, सी मनी प्लांट, डी लाइकेन। तो मेरे प्यारे साथियों आपको पता है लाइकेन एक ऐसा जो पौधा है जो वायु पोल्यूशन का इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लाइकेन के माध्यम से हम चेक भी करते हैं कि वायु पोल्यूशन कितना, उसका लेवल क्या है और वायु पोल्यूशन है या नहीं है। राइट, ये बहुत ही संवेदनशील पौधा होता है। एक तरह से लाइकेन जो होता है ना वो जैविक सूचक के अंतर्गत आता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था? तो ए 1950, बी 1937, सी 1877, डी 1925। आपका सही जवाब हो जाएगा डी 1925 में उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से उसको लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। राइट, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। दो महत्वपूर्ण कथन है 1 और 2। चंबल नदी यमुना से इटावा के पास निकलती है, इटावा के पास मिलती है, बिल्कुल सही है। दूसरा, शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको, ये भी कथन सही लग रहा है। तो यहाँ पे ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 नहीं 2। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों कथन सही है। तो यमुना जो चंबल नदी है यमुना की महत्वपूर्ण सहायक नदी है और यह इटावा के पास में मिलती है। शारदा नदी पीलीभीत और नेपाल की सीमा का बॉर्डर बनाती है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अधेश्वर, दूधसागर, चंपा इत्यादि उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली किस फसल की प्रमुख प्रजाति? ए आम की, बी केले की, सी लीची की, डी अमरूद की। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, यह केले की प्रजाति है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप याद रखना। अधेश्वर, दूधसागर और चंपा ये केले की प्रजाति होती हैं। निम्नलिखित गुणों में कौन सही सुमेलित नहीं, आपको ये बताना है। एक तरफ उद्योग है, स्थान है ए उर्वरक कारखाना आंवला, तेल शोधक कारखाना मथुरा, डी मीट फ्रिज प्लांट अलीगढ़, डी परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा। आपका सही जवाब हो जाएगा सी, डीप मीट फ्रिज प्लांट अलीगढ़ जो है यह सही सुमेलित नहीं है। डीप मीट फ्रिज जो प्लांट है ये फिरोजाबाद में स्थित है, न कि अलीगढ़ में स्थित है। बाकी सभी अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक नहर प्रयागराज जिले में सिंचाई का प्रमुख साधन है? ए
केन नहर, बी बेलन नहर, सी नगवा बांध नहर, डी सपरार नहर आपका सही जवाब हो जाएगा बी। जो बेलन नहर है ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो बेलन नहर प्रयागराज में सिंचाई का साधन है, केन नहर बांदा जिले में सिंचाई का साधन है, नगवा बांध नहर जो है मिर्जापुर और सोनभद्र में सिंचाई का साधन है, सपरार नहर झांसी और हमीरपुर में सिंचाई का साधन है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ए हरदोई, बी प्रयागराज, सी सीतापुर, डी सोनभद्र। तो 116 का सही जवाब हो जाएगा डी सोनभद्र। इन सब में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा प्रयागराज, दूसरे सबसे ज़्यादा इसमें सीतापुर, उसके बाद सोनभद्र होगा। राइट, आइए देख लेते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है, इसके पश्चात सोनभद्र आता है, ठीक है, फिर हरदोई, फिर सीतापुर आता है। तो सोनभद्र आएगा, फिर हरदोई, तब सीतापुर आएगा, ठीक है, और सबसे ज़्यादा लखीमपुर खीरी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ OP के तहत उत्पाद है। राइट, आइए देखते हैं। बलिया ब्लैक पोट्री, आजमगढ़ बिंदी, अमरोहा जरी का काम, बरेली संगीत वाद्य यंत्र। इसको आपको मिलान करना है और कोड के माध्यम से आपको सही जवाब देना है। तो आइए देखते हैं। बलिया बिंदी के लिए फेमस है, न कि ब्लैक पॉटरी के लिए। तो बलिया का एक अर्थ क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। अगर हम आजमगढ़ की बात करते हैं तो आजमगढ़ ब्लैक पॉटरी के लिए फेमस है। अगर अमरोहा की बात किया जाए तो ये संगीत वाद्य यंत्र के लिए फेमस है। और बरेली किसके लिए? जरी के काम के लिए फेमस है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए 2 1 4 3। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। ए गहन पारिस्थितिकी अर्नीजनेस, बी पारिस्थितिकी तंत्र टांसले, सी पारिस्थितिकी टी टेलर, डी पारिस्थितिकी निचके ग्रीनेल। इसमें पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी पारिस्थितिकी जी टेलर, ये सही सुमेलित नहीं है। अगर हम ये पारिस्थितिकी की बात करें तो ये जी टेलर नहीं बल्कि अर्नस्ट हैकल द्वारा इसकी परिभाषा दी गई है। राइट, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को कहते हैं ए वेक्टर, बी हाइब्रिड, सी क्लोन, डी फ्रैगमेंट। 119 का सही जवाब हो जाएगा ए। ऐसे को जो है वेक्टर कहा जाता है। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, यदि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचालित करने में जो जीव होते हैं, जो जिनकी भूमिका होती है, उसे हम वेक्टर कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ये आपको पता भी है, पिछले साल करंट में भी था। ए लखनऊ, बी कानपुर, सी गोरखपुर, डी बरेली। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी गोरखपुर में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है कि जून 2023 में किस देश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को उस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया था? ए मिस्र, बी फ्रांस, सी क्यूबा, डी अल सल्वाडोर। आपका सही जवाब हो जाएगा ए मिस्र। तो यह मिस्र का जो है एक राष्ट्रीय सम्मान है, ऑर्डर ऑफ द नाइल, जो कि हमारे प्रधानमंत्री को दिया गया था। मैं बता दूं मेरे प्यारे साथियों, अगर इस पुरस्कार की स्थापना की बात की जाती है 1915 में मिस्र के जो सुल्तान हुसैन कामिल थे उनके द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छा प्रश्न है करंट अफेयर का। जून 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IIP द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान रहा है ए 126वां, बी 135वां, सी 137वां, डी 140वां। 130 का सही जवाब हो जाएगा ए 126वां। तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का जो स्थान है 126वें स्थान पे भारत है। तो इस बात को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर प्रथम स्थान पूछे तो आप बता देना आइसलैंड है। आइसलैंड हमेशा पीस में प्रथम स्थान पर रहता है। अगला प्रश्न है जून 2023 में किस यूरोपीय देश की संसद ने समलैंगिकता को वैध बनाने वाला एक कानून जारी किया था? ये थोड़ा सा स्टार का प्रश्न है, अब ध्यान में रखना। ए एस्टोनिया ने, लाटविया ने, सी क्रोएशिया ने, बुल्गारिया ने। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए एस्टोनिया ने जो एक वैध कानून बनाया कि समलैंगिकता क्या होगी, वैध होगी। परंतु अभी भारत में समलैंगिकता जो है उसको थोड़ा सा अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है कि भारत के लिए अभी उपयुक्त समय नहीं है। 125 की अगर हम बात करें तो जून 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट
INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की गई है? तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, आप ध्यान में रखना। ए श्रीलंका को, बी म्यांमार को, सी बांग्लादेश को, डी वियतनाम को। 125 का सही जवाब हो जाएगा डी वियतनाम को इन्होंने INS कृपाण उपहार में दिया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 126 नंबर का देखते हैं। जून 2023 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। इस सूची में भारत का क्या स्थान है? 127, 140, 120, 146। आपका सही जवाब होगा 147। तो शांति में आपको मैं बता दूं, शांति में 126 है और जो जेंडर गैप रिपोर्ट है इसमें 127 स्थान है भारत का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला कह रहा है पेट्री ओरपो ने जून 2023 में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ए आइसलैंड के, बी फिनलैंड के, सी स्वीडन के, डी स्पेन के। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, वो फिनलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? पेट्री ओरपो फिनलैंड के प्रधानमंत्री बने। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि जून 2023 में निम्नलिखित में से कौन एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भारत की पहली तलवारबाज बनी? ए भवानी देवी, बी अमृतपाल सिंह, सी अर्पिता केलकर, डी रानी वसुधा। का सही जवाब होगा भवानी देवी। ये भारत की तलवारबाजी में इन्हें जो एशियाई चैंपियनशिप पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे साथियों? अगला प्रश्न है जून 2023 में नए वैश्विक वित्त समझौते हुए हैं। विश्व समझौते हेतु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? पेरिस फ्रांस में, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, प्राग चेक गणराज्य में। आपका सही जवाब होगा ए पेरिस और फ्रांस में इसका सम्मेलन। वैश्विक वित्त समझौते हेतु शिखर सम्मेलन जो है पेरिस फ्रांस में हुआ था। स्टार का प्रश्न याद रखना। अगर हम 130 की बात करें तो जून 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जर्मन शांति पुरस्कार किसे दिया गया? ये भी स्टार का प्रश्न है, आप ध्यान में रखना। ए VS नायपाल, बी सलमान रुश्दी, सी अमर्त्य सेन, डी अनंत नागपाल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी सलमान रुश्दी को जर्मन शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है जून 2023 में अटलांटिक महासागर में लापता किस पनडुब्बी में विस्फोट के कारण 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी? तो सी वुल्फ पनडुब्बी, बी मार्शल पनडुब्बी, सी वर्जीनिया पनडुब्बी, डी टाइटन पनडुब्बी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी टाइटन पनडुब्बी में यह घटना घटी थी। आपको पता है कि जो अटलांटिक महासागर में लापता हो गई थी, इससे पहले जो टाइटन जहाज है वो भी नष्ट हो गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 112। टाइटन मूवी आपने देखा भी होगा। 21 जून 2023 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मुख्य थीम क्या थी? तो आपको थोड़ा सा इस प्रश्न को ध्यान में रखना है। ए योग से निरोगी काया, बी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, बी योग एक वैश्विक क्रांति, डी योग और युवा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। अगला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? ए रूस ने, बी यूक्रेन ने, सी संयुक्त राज्य अमेरिका ने, डी उत्तर कोरिया ने। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी यूक्रेन ने। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 134 नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जून 2023 में इंटर सोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे किया गया था? ए म्यूनिख जर्मनी, बी काहिरा मिस्र, सी ओटावा कनाडा, डी पेरिस फ्रांस। आपका सही जवाब हो जाएगा सी ओटावा कनाडा में किया गया था इंटर सोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है जून 2023 में निम्नलिखित में से किस एक तूफान ने गुजरात के सौराष्ट्र एवं कच्छ क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी? ए बिपरजॉय, आपको पता भी है, बी हुदहुद, सी निसर्ग, डी लूलू। तो 35 का जो जवाब है ए बिपरजॉय, इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे तबाही मचाई थी। मेरे प्यारे साथियों, इस चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित राज्य गुजरात और राजस्थान था। अगर प्रश्न पूछे तो गुजरात और राजस्थान दोनों इससे प्रभावित थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 136 नंबर का प्रश्न है। जून 2023 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति संस्था को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार होता है। ए राजेंद्र सिंह को, बी अरविंद केजरीवाल को, सी गीता प्रेस गोरखपुर को, डी राधा स्वामी पंत को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी गीता प्रेस गोरखपुर को ये जो है 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था।
आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा जून 2023 में मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। न्यायमूर्ति दीपक चौहान, न्यायमूर्ति संजीव वर्मा, न्यायमूर्ति अजय लांबा, न्यायमूर्ति सुदर्शनी गांगुली। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा सी, न्यायमूर्ति अजय लांबा के नेतृत्व में। आपको पता भी होगा मणिपुर हिंसाकांड बहुत ही हाईलाइट हिंसाकांड था। उसके बाद सरकार ने एक अजय लांबा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। अगर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जून 2023 में भारतीय नौसेना द्वारा वरुणास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। यह एक स्वदेशी विकसित भारी टारपीडो है, स्वदेशी विकसित पनडुब्बी है, एंटी रडार सिस्टम है, समुद्री रोबोट है। तो 38 का आपका सही जवाब हो जाएगा ए, यह स्वदेशी विकसित भारी टारपीडो है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जून 2023 में संपन्न फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए कैस्पर रूट, बी नोवाक जोकोविच, सी राफेल नडाल, डी इवान डोडिंग। आपका सही जवाब हो जाएगा ए। माफ़ करिएगा, ये मैं कौन सा प्रश्न पढ़ रहा हूँ। अच्छा, ये तो हो गया। हम 39 की बात करें ना। हाँ, आइए 39 की अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नोवाक जोकोविच। इस टेस्ट सीरीज का DIS की ये छठी टेस्ट सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जून से संबंधित आपका जो सारा करंट अफेयर था, इसका ये अंतिम प्रश्न है। 140 नंबर का क्या प्रश्न है कि जून 2023 में निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा की गई। बहुत ही शानदार है, आप स्टार लगा देता हूँ। डबल स्टार का प्रश्न है, याद रखना। ए USA इजराइल, बी USA UK, सी रूस चीन, डी USA यूक्रेन। आपका सही जवाब होगा बी, USA UK के बीच यह संबंध हुआ है, अटलांटिक घोषणा पत्र। अगर इसकी थोड़ी सी हम आपको डिटेल में व्याख्या दें तो जून 2023 में USA एवं UK के मध्य 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी है तो अटलांटिक घोषणा की गई थी। इस घोषणा का जो मुख्य उद्देश्य था मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान युग की चुनौतियों जैसे रूस चीन से निपटने के लिए दोनों देशों के मध्य गठबंधन और अनुकूलित करना था। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, ये 140 प्रश्न की व्याख्या के साथ, संपूर्ण व्याख्या के साथ हमने 140 प्रश्न देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके प्रश्न, अधिकांश प्रश्न आपके सही होंगे। इसी तरह टेस्ट सीरीज DIS के जितने भी टेस्ट पेपर हैं, GS वर्ड के जितने भी टेस्ट पेपर हैं, DS दृष्टि के जितने भी टेस्ट पेपर होंगे, अगर वो सामान्य अध्ययन के हैं, चाहे वह हिंदी के हैं, हम RO और UP PCS के लिए सभी डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और आप बराबर वीडियो को देखिए। अगर पुराने टेस्ट, पिछले टेस्ट आपको देखने हैं तो आप जाइए वहाँ पे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।